हाय दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस की सीरीज टारगेट मिशन के साथ। उसके पहले हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानेंगे। ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 में आए थे एज ए ट्रेडर। उनकी एक कंपनी थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट मिली थी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट से। 1765 में कंपनी को दीवानी राइट्स मिले ओवर बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कंपनी रूल में पहला एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, जिसमें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की पहली बार फाउंडेशन रखी गई थी। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि मिली थी, जो लॉर्ड वेरेन हेस्टिंग थे, और सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई थी एट कलकत्ता इन 1774। नेक्स्ट पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, जिसमें पहली बार इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डबल गवर्नमेंट हुआ था, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड कमर्शियल अफेयर्स के लिए देखा गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पॉलिटिकल अफेयर देखता था। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833, जो फाइनल स्टेप था हमारे सेंट्रलाइजेशन का ब्रिटिश इंडिया पे, जिसमें विलियम बेंटनी को फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित किया गया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी, जो मैंने बताया कि विलियम बेंटनिक थे। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसमें सेपरेट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट था, जिसमें लेजिस्लेटिव और पावर और एग्जीक्यूटिव पावर सेपरेट किया गया था, जिसमें कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज का भी कॉन्सेप्ट रखा गया था। नेक्स्ट इज़ आवर क्राउन रूल, जो 1858 से 1947 तक का था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 पहला इसमें एक्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के आने के पहले उसके कुछ कारण थे क्राउन रूल लगाने के कारण। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे हम लोग सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो बहुत कारणों की वजह से और भारत के कुछ हिस्सों में प्रोविंसेसों में आंदोलन के कारण क्राउन रूल लागू हुआ था, जिसे हम लोग एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइसरॉय ऑफ इंडिया की उपाधि मिली थी। पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया बने हमारे लॉर्ड कैनिंग। इसमें सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी अबॉलिश कर दिया गया। इसमें 15 मेंबर काउंसिल भी इस्टेब्लिश हुए और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट है, जो 1861, 1892 और 1909 में पारित हुआ था। काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें लॉर्ड मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और लॉर्ड मिंटो वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे। इसमें पहली बार कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन हुआ फॉर मुस्लिम कम्युनिटी एंड सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट इज़ आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1918, जिसमें प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया। फर्स्ट वाज ट्रांसफर सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज़ आवर साइमन कमीशन, जो नवंबर 1927 में आया था। फिर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा सोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से मैं आपको कुछ बताती हूँ। इसमें डायरेक्सी को एबॉलिश किया जाता है और पहली बार फेडरल कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट होता है इन 1937। अगस्त ऑफर 1940 एंड क्रिप्स मिशन 1942। नेक्स्ट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान इन 1946। उसके बाद हमारा आता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। इस तरह से हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ख़त्म होता है। मैंने आपको केवल लिमिटेड और बहुत ही क्रिस्प वे में आपको रिवीजन के पर्पज़ से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। अब हम लोग MCQ सीरीज़ फॉर पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। MCQ में विथ आंसर भी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर भी देखें और डिटेल एनालिसिस भी दिया गया है नीचे, उसे पढ़ें। इस तरह से आपको ज़्यादा समझ में आएंगे टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया? जिसका आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। दूसरा है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया रिसीव द पावर ऑफ
टू डिस्कस द बजट, जिसका आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था टू इम्प्रूवमेंट इंडियन काउंसिल लेजिस्लेचर। द काउंसिल वेयर गिवन द पावर टू डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था हमारे इंडियन के लिए। Now third is, in which of the following act the provision was made for the establishment of Supreme Court at Calcutta? जिसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट था ऑफ 1773 जहाँ पे कलकत्ता में इस्टेब्लिश्ड हुआ था सुप्रीम कोर्ट, जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इलाजे इम्फे। ये एक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट था। सुप्रीम कोर्ट जो था कलकत्ता में इस्टेब्लिश्ड किया गया था। इसी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में फर्स्ट टाइम सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेगुलेटिंग एक्ट आया। फर्स्ट टाइम चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट रहा। So fourth question is, by which one of the following act was federal court in India created? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ऑन 1 अक्टूबर 4। द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? इसका आंसर है 1937, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एक्सप्लेनेशन में। 6. मैच द फॉलोइंग। इसमें मैच करना है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से एक्ट से आया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से। आइए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जिसमें बताया गया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश हुआ। पिट इंडिया एक्ट 1784 जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। चार्टर एक्ट 1813 जिसमें से परमिशन मिला कंपनी को। चार्टर एक्ट 1833 जिसमें अपॉइंटमेंट हुए लॉ मेंबर इन गवर्नमेंट जनरल काउंसिल। सो आंसर इज बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ इंडिया हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डार्सी रिफर टू। तो इसका आंसर है डी। जो डार्सी जी एक बार सेंट्रल में स्टेट दोनों में लगा था। डार्सी मीन्स डबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है डार्सी। Question number 8. Under which of the following act Darchi was introduced at central level? So इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑलरेडी हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट रहा, जिसमें बहुत सारे साइलेंट फीचर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि डार्ची वॉज इंट्रोड्यूस एट सेंट्रल लेवल। अप्रैल 1937 से इंडिया से बुर्मा अलग हो गया था। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हो गया था 1937 में, जिसके पहले चीफ जस्टिस थे सर मॉरिस गैवर। सेंट्रल फेडरल बैंक भी इस्टेब्लिश हुआ था विच वाज लेटर नोन एज ए RBI। The next question is, which of the following acts set up the Darky system at the central level? जिसका आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Our next question is, Act of 1909 was associated with A. Introduction of separate electorate. Question 13. Indian legislature was made bicameral for the first time by, that is option C. Government of India Act 1919। इसमें इंडियन लेजिस्लेचर को बाईकैमरल बनाया गया था पहली बार। Question 14. Which of the following act introduce a bicameral legislature at the center? जिसका उत्तर होगा 1919, ऑप्शन सी। Question 15. The power of the president to issue ordinance is a relic of। इसका ऑप्शन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Question 16. Which act for the first time made it possible for the Indian to take some share in the administration of their country? इसका होगा ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833।
Next question is 17. The distribution of power between center and state as in the Constitution of India is based on which of the following plans? That is option C, Government of India Act 1935 is the correct answer for 17. Question 18. A federal system and hierarchy at the center was introduced in India by, that is option C, the Act of 1935. Our next question is 19. The provision for the establishment of All India Federation was included in the, that is option A, Government of India Act 1935. Our next question is question number 20. Which one of the following acts provided for a federal polity in India? That is option C, Government of India Act 1935. Next is question 21. In the federation established under the Act of 1935, residuary power were given to the, that is option C, गवर्नर जनरल. इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा रेसिड्यूरी पावर गवर्नर जनरल को मिलता है. दैट इज क्वेश्चन 22. Which one of the following is not an important and permanent constituent in the constitutional history of India as adopted in the Government of India Act 1935? That is option A, a written constitution for the country. Next question 23. One amongst the following was not a salient feature of the Government of India Act 1935. इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स वर एलोकेटेड टू प्रोविजनल लेजिस्लेचर. Next question 24. Why is the Government of India Act 1935 important? That is option A. It is the main source of the Constitution of India. ये मैंने बात आपको जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ाई थी तभी मैंने बताई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मैक्सिमम चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिया गया है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लीड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? दैट इज ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 27. The proposal for framing of the Constitution of India by an elected Constituent Assembly was made by option C, Cripps Mission. ये Cripps Mission 1942 में आया था. Our next question is question 28. That is, the objective of Albert Bill in reference to colonial rule in India was, that is option A, to bring Indian and European at equal status as far penal jurisdiction of court was concerned. Question 29. As per the Cabinet Mission Plan in the Constituent Assembly to decide the allotted member seat in each province, one representative was in ratio to which population? That is option B, 10 lakh. Our next question is question 30. That is, who among the following person was not a member of the Cabinet Mission? That is A, William Woods. कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, जिसमें 3 मेंबर थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स एंड A.B. अलेक्जेंडर. ये तीनों मेंबर कैबिनेट मिशन में थे जो 1946 में आया था, बिफोर 1947 एक्ट. दिस वाज टुडे सीरीज ऑफ MCQ फॉर पॉलिटी. थैंक यू ऑल. वी आर विथ यू to crack your prelims exam and your state PCS. Next series for polity for 30 question will be continue from tomorrow. उसमें भी कल 30 क्वेश्चन आएंगे और आप लोग को 30 क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करने हैं विथ आंसर. हम धीरे धीरे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और मेनी मोर सब्जेक्ट्स विल बी कंटिन्यू. आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ये MCQ सीरीज़ को रोज़ फॉलो कीजिए और सभी सब्सक्राइबर को मेरा थैंक यू टारगेट मिशन की ओर से. एंड आई विल लास्ट विथ वन कोट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. तो आप लोग से यही नर्म निवेदन है कि हमेशा MCQ सीरीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए. थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और हमेशा हमें अपना प्यार देते रहिए. टारगेट मिशन इज़ ऑलवेज विथ यू.